नमस्कार. सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. CTET एक्झाम लवकरच होणार आहे. तर CTET एक्झाममध्ये पेपर 1 आणि पेपर 2 यांचा समावेश होतो. तर पेपर 1मध्ये मॅथमॅटिक्स पेडागॉगी आणि कंटेंट म्हणजेच गणित अध्यापनशास्त्र आणि आशयज्ञान हे दोन्ही भाग असतात. तर आशयज्ञानामध्ये जे गणित आपण सोडवतो म्हणजे आशयावर आधारित प्रश्न असतात. तर अध्यापनशास्त्रामध्ये गणिताचं अध्यापन कसं करावं किंवा अध्यापनासंबंधीचे नियमावर प्रश्न असतात. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथमॅटिक्स पेडागॉगी म्हणजेच गणित अध्यापनशास्त्र पेपर 1 जो अनिवार्य आहे, कंपल्सरी आहे सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्याच्यावर मागच्या 3 पेपरमध्ये आलेले काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न किंवा सर्वच प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. तर हा व्हिडिओ जो आहे तो पेपर 1मधील जरी असला तरी यातले प्रश्न पेपर 2साठी उपयुक्त आहेत. तर पेपर 2 देणाऱ्यांनीसुद्धा हा व्हिडिओ नक्की पाहावा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सक्सेस मिशन या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करावे. तसेच या व्हिडिओला लाईक शेअर करावे. आता पहिला प्रश्न जो आहे, आता CTETमध्ये इंग्लिश आणि हिंदी मीडियममध्येच प्रश्न असतात. तर त्या दृष्टीने आपल्याला त्याचे जे नावं आहेत ते आपल्याला माहीत पाहिजे. कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा. अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो यहाँ पे क्या दिया है कि 44 लिखने को कहा गया था पर उन्होंने 404 लिखा. तो अगर आप प्राध्यापक होते तो आप उसको कैसे संबोधित करते? तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से दूसरा ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे. यानी एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल. यानी कुछ तो भी कॉन्क्रीट मटेरियल लेके, मूर्त पदार्थ लेके उनको समझाएंगे कि 44 कैसे लिखते हैं. बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो वो तीनों ऑप्शन गलत है, ये दूसरा ही सही है. 42 गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है. यानी मैपिंग हम बोलते हैं, मैपिंग का पर्पज़ क्या है प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में. तो इसमें जो है ए और बी, इसमें दिया है कि त्रिमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये दोनों इसमें आता है प्रतिचित्रण में. यानी टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, ये दोनों आते हैं. बाद में 43 NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है. तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा गणित का भाग नहीं है NCF 2005 के अनुसार? तो अनुपात यानी रेशो उसमें नहीं है. तो इसके लिए आपको प्राथमिक स्तर पे कौन सा सिलेबस है वो NCF का देखना पड़ेगा. हम भी एक इस पे ऊपर वीडियो बनाएंगे. सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों को
आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यानी अगर दो आयत दिए हैं यानी रेक्टेंगल दिए हैं तो उसका अगर एरिया यानी क्षेत्रफल वो समान है, वो दर्शाने के लिए कौन से साधन सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमें दिखाना है कि दोनों का एरिया सेम है, तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बी एंड डी यानी ग्राफ पेपर के माध्यम से हम ये प्रूव कर सकते हैं, या टाइल के माध्यम से टाइल लेके वो उससे हम दिखा सकते हैं कि दो रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं वो समान है। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। यानी गणित में अगर किसी विद्यार्थी की या विद्यार्थियों की उपलब्धि कम है तो उसमें से कौन सा कारण सही है। तो चार कारण यहाँ पे दिए हैं, तो चारों में से कौन सा सही है। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वो उस पर प्रभाव डालता है कि गणित में उपलब्धि कम हो सकती है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अगर सही नहीं है तो यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि 1/4 ये 1/3 से छोटा है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा टीचिंग एड यूज़ करेंगे। तो इसमें कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके वो हम अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं कि 1/4 लेस देन 1/3। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो लेसन प्लान हम बनाते हैं, तो लेसन प्लान में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है गणित पढ़ाने के लिए। तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो हमें वो लेसन नोट में इसका उल्लेख करना चाहिए, बाकी तीनों इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। Which of the following cannot be considered a feature of a constructivist mathematics classroom। तो इसमें जो है वो तीसरा उत्तर है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो नहीं माना जा सकता है, ऐसे दिया है तो इसे नहीं माना जा सकता तीसरा। बाद में 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो अगर चारों आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि चौथा जो है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये सही है। यानी विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो संरचनावादी दृष्टिकोण है वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी त्रिविम समझ यानी क्या कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की समझ
को विकसित करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो जो पहला है यानी बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, तो उनको बोलना है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को आप चित्रित करो। उससे उनमें क्या समझ आएगी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग उनका बढ़ जाएगा। गणित में अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यानी एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट, यानी वो प्रतिभा पहले से ही होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, बाद में भी आप उसको गणित में आप परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। तो पहला जो है वो सही आंसर है। बाद में निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास 2 ज़्यादा है, तो तुलना हो गई है, और जमा है, ज़्यादा है उसके पास, तो तुलनात्मक जमा का ये एग्जाम्पल है या प्रकार है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हिंदू अरबी जो गणना है उसमें से सही कौन सा नहीं है, नीचे दिए गए। तो इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यानी इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, ये जो है वो नहीं था, इसलिए ये सही आंसर है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये इसका आंसर है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, यानी ज्योमेट्री, टीचिंग ज्योमेट्री में डिज़ायरेबल प्रैक्टिस क्या है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, यानी जो अच्छी प्रक्रिया है या सूटेबल है वो कौन सी है। तो चारों आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से तीसरा जो है वो सही है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, यानी चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। 55 निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग हम बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सूचक है। तो दूसरा जो है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, यानी स्टूडेंट क्या करता है कि ये कोई भी गणितीय प्रक्रिया रहेगी तो उसका वो रीज़न बताता है, तर्कसंगतता देने की क्षमता, अगर वो दे पाता है तो वो गणित तर्कना का सूचक है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उनका असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट करते समय किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, यानी प्राथमिक स्तर पर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो कितना सही गणित की समस्याओं का जवाब देते हैं। बाकी तीनों वो हम देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो इसको क्रम लगाना है हमें। तो इसमें पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए और चौथा कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे पहला दिया है चित्र बनाना,
दूसरा दिया है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा अनुभव प्रदान करना, चौथा भाषा के माध्यम से समझाना। तो यहाँ पे जो दूसरा आंसर है, यानी पहले तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, यानी पहले अनुभव प्रदान करना, बाद में भाषा के माध्यम से समझाना, बाद में चित्र बनाना और बाद में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। तो यहाँ पे दिया है कि ऐसे एक बच्चे ने क्या किया कि ऐसे घटाया गलत तरीके से। उसने 3 - 7 को 7 - 3 किया है और 8 - 2 बराबर किया है 6, पर ये 3 - 7 ये उल्टा 4 लिख दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटावा सीखने का बोध कराता है? तो इससे क्या समझ आता है वो कहाँ पे गलत हो गया? तो इसमें पहला जो है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं है। तो उसको स्थानीय मान क्या होता है ये मालूम नहीं है कि 3 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, वो उसको मालूम नहीं है। तो इसके लिए ऐसी गलती हो गई है। तो इसका उत्तर जो है वो पहला है। आदिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी लर्निंग एंड असेसमेंट, उसको हमें व्यवस्थित करना है, क्रम को व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा और चौथा कौन सा आएगा? तो पहला जो है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और समस्या और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो क्रम कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले आएगा दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। यानी ये तो सबको मालूम होता है कि पहले हम योजना बनाते हैं, तो दूसरा पहले आएगा। बाद में पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी उसको हमें एकीकृत करना है। बाद में प्रगति रिपोर्ट का विकास, यानी उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाना है। और बाद में उसको हमें उसको रिपोर्टिंग करना है और उसका संचार करना है, यानी वो सबको दिखाना है। तो पहला जो है वो आंसर है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो रोमन अंकों का उपयोग हम क्यों नहीं करते ज़्यादा? जैसे हम हिंदू अरबी अंकों का उपयोग करते हैं, वैसे रोमन अंक का क्यों नहीं करते हैं? तो इसके 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला जो है वो सही है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो रोमन अंकों में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करते। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? यानी एक शिक्षक क्या करता है कि अपने आजू बाजू में जो वस्तुएं आजू बाजू में है उसके भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, कि उनको बोलता है कि वो क्या है बताओ, उसके गुणधर्म बताओ। तो इसके पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें तीसरा जो है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को
गहन बनाता है। तो ये हमें इजीली पता चलता है कि यही आंसर है। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाद में अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी एक अशिक्षित दुकानदार है, इलिटरेट शॉपकीपर है, तो उसका अगर वो गणित का उपयोग करता है तो उसमें क्या सही है। तो जो चौथा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, यानी इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब गणित शिक्षक पढ़ाता है गणित, तो जब भी ऐसे हमारे दैनंदिन जीवन पे जो एग्ज़ाम्पल आते हैं तब उसका उदाहरण आप दे सकते हैं। बाकी तीनों गलत है, चौथा सही है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो अगर अपने कक्षा में तरह तरह के बच्चे हैं, विषम समूह है, तो उसको गणित कक्षा में शिक्षक कैसे संभालना चाहिए। तो चार ऑप्शन में तीसरा जो है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि ये एक दूसरे से सीख सके। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप बनाए और वो एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो ये तीसरा बराबर है। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि, यानी द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स वेर डेवलप, यानी गणित सीखने के बाद क्या होगा, क्या विकसित होगा, ये हमने क्यों लिख के रखा है। तो तीसरा जो है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, यानी जो बच्चे सीखते हैं वो कितना सीखते हैं, कक्षावार उनकी दक्षता और कौशल कितने विकसित हो रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम बोलते हैं उसको, वो हम विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी क्लासरूम में नीचे दिए गए चार ऑप्शन में कौन सी एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। तो चारों आप अगर पढ़ेंगे तो चौथा जो है ये एक गतिविधि है, बाकी गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। तो चौथा जो है, बच्चों का अन्वेषण में लगाना, यानी चिल्ड्रेन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, यानी बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो भी खोजते हैं, अन्वेषण में लगाना, यानी गणित के कुछ उदाहरण देके उनको अन्वेषण में लगाना कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक गतिविधि है, बाकी तीनों गतिविधि नहीं है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है कि उनको क्या पढ़ाना है, काउंटिंग पढ़ाना है, स्किल ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती के कौशल को विकसित करना है। तो कौन सा इतना आवश्यक नहीं है। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यानी रैंडमली पढ़ना, यानी संख्या के नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये कोई आवश्यक नहीं है, बाकी सब आवश्यक है। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो एक बच्चे को पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने क्या उत्तर दिया, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई।
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो सभी के लिए ये तो सही नहीं है, ये सिर्फ आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए सही है। पर उसने क्या जवाब दिया कि क्षेत्रफल का जवाब दिया, ये दिया। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। यानी वो उसको ऐसे लगता है कि किसी का भी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो यही है, सेम है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब गणित सीखते हैं उसके बारे में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप चारों पढ़ेंगे तो चारों में से आपको पता चलेगा कि तीसरा ही सही है, बाकी गलत है। कि हर कोई गणित सीख सकता है, ये जो है वो कथन सही है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, यानी शिक्षक को क्या पढ़ाना है? पाइथागोरस प्रमेय उसको थ्योरम पढ़ाना है। उन्होंने क्या किया कि जो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बांटे स्टूडेंट्स को, यानी 4 जो राइट एंगल ट्रायंगल्स उनको बांटे हैं। तो उन्होंने कौन सी रणनीति का उपयोग किया है या कौन सी उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? तो इंडक्टिव मेथड का, यानी आगमन विधि का। आगमन विधि में क्या करते हैं हम कि हम पहले उनको एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो है उसका पाइथागोरस थ्योरम में एक जो कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, उसको सभी जो ट्रायंगल दिए है उसमें वही फॉर्मूला मिलेगा। तो उसमें से वो सीखेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पहले एग्जाम्पल लेके बाद में हम उनको फॉर्मूला वो खुद खोज के निकालते हैं, उसको बोलते हैं आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो कंसेप्ट मैप, आपको मालूम है कि कंसेप्ट के बारे में हम एक चित्र बनाते हैं किसी भी कंसेप्ट के बारे में, उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो दूसरा जो है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो ये गलत है। तो ये दूसरा जो है वो आंसर है कि शिक्षक ही नहीं तो छात्र भी उसको बना सकते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 मल्टीप्लाई बाय 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको ऐसे सॉल्व किया तो इसको उसने क्या प्रयोग किया है? तो यहाँ पे उसने साहचर्य सिद्धांत का उपयोग किया है, उसको बोलते हैं साहचर्य सिद्धांत। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेंगे? यानी कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट है, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, तो उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो अगर चारों पर्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, तो दूसरा बराबर है, बाकी जो तीनों है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, यानी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? तो कंठस्थ करना यानी मेमोराइजेशन, ये कोई मैथमेटिक्स का प्रोसेस नहीं है, बाकी सब मैथमेटिक्स के प्रोसेस है। यानी वो रटना बोलते हैं मेमोराइजेशन।
तो वो गणित का प्रोसेस नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कंसेप्ट। तो हम प्रारंभिक संख्या उनको सिखा रहे हैं, तो जो 4 दिए है ऑप्शन, उसमें से कौन सा नहीं है उसमें, तो मापन करना हम नहीं सिखाते प्रारंभिक संख्या संकल्पना में। बाद में संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्यांक को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो दोनों है वो दोनों सही है। अगर संख्यांक यानी न्यूमरल बोलते हैं उसको, और संख्या को दर्शाने के लिए, को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों भी सही है। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, यानी एडिशन के बारे में। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हैं? और बी जो है, एक ₹9,950 वाली मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है वो योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो शिक्षक ने क्या किया, कक्षा 4 के छात्रों को 25 टाइल दे के सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। तो वो 25 टाइल उनको ऐसे उनकी रचना करनी है कि वो आयत बन जाए। तो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? तो इसमें कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो इसमें से कौन सी गणितीय अवधारणा वो सीखेंगे? तो उसमें क्षेत्रफल सीखेंगे, गुणनखंड सीखेंगे और परिमाप सीखेंगे। एरिया, फैक्टर्स, पेरीमीटर, ये वो सीखेंगे। उसमें वॉल्यूम वो नहीं सीखेंगे। यानी दूसरा जो है वो आंसर है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। यानी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ conserve different physical quantities in measurement as proposed by पियाजे। तो पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, तो पहला जो है, बाहर के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर कॉन्जर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो उनको पहले बाहर मालूम पड़ता है, बाद में आयतन के संरक्षण, उसको वो बाद में आता है। वन हेले के स्तर जिस विकास को की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो वन हेले ने जो विकास की अवस्थाओं का संकेत दिया है वो है ज्यामितीय चिंतन, यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वन हेले के बारे में अगर प्रश्न आया तो उनका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में आप वो लिख सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो गणित का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कौन सा सही है?
तो विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये जो है वो सही आंसर है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो हमें ये सिखाना है, तो वो कैसे सिखाएंगे, साधन कौन सा आप यूज़ करेंगे। तो ग्राफ पेपर के माध्यम से आप ये पढ़ा सकते हैं। तो ग्राफ पेपर ये सही है चारों में से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा है NCF के अनुसार, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो गणित का अध्यापन हमें प्रभावी बनाना है, तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो समय का नियोजन हम करेंगे तो हम संकल्पना अच्छे से नहीं समझा सकते। तो ये दूसरा जो है वो इसका आंसर है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो हमें मूल्यांकन करना है उनको मार्क देने हैं। तो कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। तो चौथा जो है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सही नहीं है, बाकी तीनों में वो प्रभावशाली योजना है, पर चौथी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो आज हमने पिछले साल आए 3 प्रश्न पत्र को हमने आज पढ़ा है, उसका अभ्यास हमने किया है। तो ऐसे ही हम गणित अध्यापन और बाकी के विषयों को भी हम हमारे सक्सेस मिशन चैनल से हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी सक्सेस मिशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, यानी आपको हमारे जो आगे की वीडियो जल्दी से मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।